हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस हफ्ते बहुत सारी चीजें हुई है और हमने बहुत सारी चीजें देखी है, जैसे रिलायंस का एजीएम हो गया, बहुत सारी कंपनीज की वैल्यूएशन घटी है, बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दिया है। आज की न्यूज की स्टार्टिंग होने वाली है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप्स का कैसे बैंड बजा पड़ा है और कैसे उनको फिर भी वैल्यूएशन के ऊपर फंडिंग मिल रही है। डाउन राउंड्स हो रहे हैं बट पैसे मिल रहे हैं। अगर हम डेली हंट की बात करके चले, उनकी वैल्यूएशन 42% घटती हुई दिखाई दी है, $2.9 बिलियन के ऊपर पहुंच गई है। डेली हंट की वैल्यूएशन $5 बिलियन हुआ करती थी अप्रैल 2022 के अंदर। उसके बाद से इनकी वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने अप्रैल 2022 के अंदर $805 मिलियन का राउंड रेस किया था। अब इनका कहना है कि भाई ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो लास्ट राउंड था उससे अब तक में हमारा रेवेन्यू डबल हो गया है, जो हमारी बर्न रेट है वो 3x कम होती हुई दिखाई दी है। मतलब कंपनी बहुत मोटा लॉस कर रही है। अभी हमने रिसेंटली देखा बहुत सारी स्टार्टअप्स के डाउन राउंड दिखाई दी है। 361 जो कि 2% होल्ड करता है डेली हंट के अंदर, उन्होंने ये वैल्यूएशन डिस्क्लोज करी है। उन्होंने स्विगी की वैल्यूएशन को बढ़ाया है, $11.5 बिलियन पे कर दिया है, पहले $10.7 बिलियन थी। पाइन लैब्स $4 बिलियन, लीशियस $900 मिलियन, अपग्रेड $1.9 बिलियन। अगर हम कॉफी चेन ब्लू टोकी की बात करके चले तो उन्होंने 294 करोड़ रुपीस रेस करे हैं। और ये समझने की कोशिश करो, लास्ट राउंड इन्होंने अगस्त 2023 में किया था $73 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, और अभी ये $160 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस कर रहे हैं। डबल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है इनका, एक साल में ही पैसा डबल हो गया अगर देखा जाए तो। फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करके चले, इनका रेवेन्यू 129 करोड़ का था और 42 करोड़ का इनको लॉस भी हुआ है। अब सवाल निकल के आ रहा है इतना पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि टैम बढ़ा है। अगर इंडियन कॉफी मार्केट की बात करके चले तो ऐसा कहा जाता है 25,000 करोड़ की ये मार्केट है, और इस कंपनी का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 500 रुपए है। मतलब अगर एक कस्टमर आता है, एवरेज जो बिल कटता है वो 500 रुपए का होता है। 70% जो रेवेन्यू आ रहा है इनका वो कैफे से आ रहा है, और 30% जो रेवेन्यू आ रहा है वो ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स से आ रहा है। अगर हम फर्स्ट क्राई की बात करके चले तो भाई उनका Q1 का लॉस आया है 75.6 करोड़ का। पिछले साल इसी टाइम के ऊपर ये नंबर जो थे वो 110 करोड़ से ज्यादा थे। अब नंबर्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं पर लॉस बढ़ा है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 10% बढ़ा है। तो अगर रेवेन्यू टर्म्स की बात करके चले तो 10% इन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ा है एक साल के अंदर, सेम क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम कंपैरिजन करके चले तो। बट मेन बात यह है जो इनका एडजस्टेड एबिटा है वो 106% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब फर्स्ट क्राई यूएई की जो सब्सिडरी है उसके अंदर 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाला है ताकि वहां पे मार्केट एक्सपेंशन करी जा सके। इंडिया के अंदर शायद उनका बिजनेस मॉडल नहीं बन रहा है या उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, यूएई के अंदर शायद वो कर पाएंगे, इसलिए वो वहां पर ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। बाकी ब्रांडिंग टर्म्स में बात करके चले तो फर्स्ट क्राई ने अपनी ब्रांडिंग बहुत सॉलिड कर रखी है। जितने भी पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जानते होंगे फर्स्ट क्राई को। अब अगर हम फेडिलिटी की बात करके चले तो उन्होंने भी गपशप की वैल्यूएशन घटा दी है, $500 मिलियन पे ले गए हैं। अब ये भी समझने की कोशिश करो, गपशप 2021 के अंदर यूनिकॉर्न बन गई थी। अप्रैल 2021 की बात करके चल रहा हूं मैं। उस टाइम पे $100 मिलियन इन्होंने रेस किया था टाइगर ग्लोबल से, और $240 मिलियन रेस किया था बाकी इन्वेस्टर से। तो मोटा मोटी मान के चलो $340 मिलियन उस टाइम पे रेस किया गया था। उसके बाद भी पैसा रेस किया गया है, उससे पहले भी रेस किया गया होगा। सब कुछ करने के बावजूद कंपनी की वैल्यूएशन अभी $500 मिलियन कर दिया इन्होंने, और ये झटके में नहीं घटी है, धीरे धीरे करके घटी है। 2004 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी, पहले मैसेजिंग एपीआई दिया करती थी। 2004 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी, मैसेजिंग एपीआई देती है, कॉन्वर्सेशनल एआई देती है, बहुत सारे फीचर्स देती है, बट शायद वैल्यूएशन बबल के अंदर ये फंस गए थे, इसलिए अब करेक्शन दिखाई दे रही है। पिछले साल $700 मिलियन करी गई थी इनकी वैल्यूएशन, और अभी घटा के $500 मिलियन कर दी है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। और भाई हमारे कोर्स का ऑफर बरकरार है, 10% डिस्काउंट कूपन इन द डिस्क्रिप्शन। आप हमारे कोर्सेज को 10% डिस्काउंट पे ले सकते हैं, बंडल्स ले सकते हैं, और आप अपना फ्री पर्सनालिटी टेस्ट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, जहां पर आप जान सकते हैं आप कैसे इंसान हो, क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या चीज बुरी है, किस चीज में आपके लिए करियर अच्छा बनेगा, किस चीज में नहीं बनेगा, किस चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए, किस चीज पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम पेटीएम की बात करके चले तो भाई वो रिकॉर्ड लो से 104% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मतलब उनकी वैल्यूएशन इतनी बढ़ती हुई दिखाई दी है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, शेयर मार्केट डिसाइड करती है कि कंपनी ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। फ्राइडे को हमने देखा ऑलमोस्ट 14% पेटीएम के शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए।
इसका बहुत बड़ा रीजन था जो एंटरटेनमेंट टिकटिंग का जो बिजनेस था, उन्होंने जोमेटो को बेच दिया 2048 करोड़ का। जब से डिस्कशन चल रही थी तब से हम इस बारे में बात कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है, और जब ये हुआ था शायद बिजनेस न्यूज के अंदर सबसे पहले हमने ही इस न्यूज को कवर किया था। बाकी अगर बिजनेस करना है तो भाई ड्रोन का करो। ड्रोन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया का जो ड्रोन हब है वो यूके, चाइना से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2021 के अंदर इसको बूस्ट मिला था, जहां पर गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन आसान कर दी थी, रेगुलेशन आसान कर दिए थे, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को हटा दिया था। साथ में अभी के टाइम पे गवर्नमेंट 120 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दे रही है अगर आप इंडिया के अंदर ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो इसके चक्कर में हम बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स को देख रहे हैं जो कि ड्रोन बना रही है। इस टाइम पे ऑलमोस्ट 400 ड्रोन स्टार्टअप्स है इंडिया के पास में। 3 साल पहले से डबल से ज्यादा हो गया है नंबर। उस टाइम पे 157 हुआ करती थी। कंपैरिजन के लिए चाइना के अंदर 300 भी नहीं है और यूके के पास में 200 है। अब इसका बहुत बड़ा रीजन आप ये कह सकते हो कि भाई इंडिया के अंदर ड्रोन की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा है। अब शायद आर्मी के लिए भी ड्रोन यूज हो सकता है, साथ में एग्रीकल्चर के लिए भी हो सकता है। बहुत सारे यूज केसेस बन सकते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए कंपनियां भी ज्यादा दिखाई दे रही है। बाकी ओला के जो सीईओ है उन्होंने बोला आप कोई भी ओला का स्कूटर बेच सकता है, बस आपके पास एक छोटी सी दुकान होनी चाहिए। मतलब कुछ भी चल रहा है भाई, मतलब भाई कुछ भी चल रहा है भाई, संभल के रहो थोड़ा सा इन सारी चीजों से। कंपनी ने आईपीओ लिस्ट कर दिया है, पैसे आ गए हैं, वो आप ही के पैसे लगा लगा के कुछ भी करते रहेंगे। ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स के एक बार मार्केट में रिव्यू देखना कि जेन्युइन है या नहीं है, सही है या नहीं है, लोग पैसा कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे। फालतू के पैसे मत फंसा लेना। ओला की डीलरशिप बना लेंगे, मेरे पास दुकान खाली पड़ी है उसके चक्कर में। तो बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो भाई कहा जा रहा है 143 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस कर सकते हैं। हमने 4-5 दिन पहले बात करी थी, खबरें निकल के आ रही है 100 बिलियन डॉलर से ऊपर हो सकता है। यहाँ पे तो भाई डरा दिया 143 बिलियन डॉलर। अभी 1 साल पहले ही था जब माइक्रोसॉफ्ट ने इनके अंदर पैसा डाला था 30 बिलियन डॉलर के ऊपर। फिर समझ में नहीं आई थी कहानी, भाई इतनी ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों ने बोला था कि भाई बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया है। फिर हमने सितंबर के महीने के अंदर देखा था 86 बिलियन डॉलर के सेकेंडरी शेयर सेल हुए थे। तो उस टाइम पे डिफॉल्ट हो गया था कि शायद 86 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन होगी। उसी से अंदाजा लगाया जा रहा था 100 बिलियन डॉलर के आसपास कहानी बनेगी। बट अगर रेंज मेकर सिक्योरिटीज की बात करके चले तो उनके हिसाब से 143 बिलियन डॉलर है। अगर हम कैप लाइट की बात करके चले तो उनके हिसाब से 111 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है। अब देखते हैं आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर ही पैसा तो रेस कर ही लेंगे, क्योंकि GPT-5 निकालना है इनको। देखते हैं कितनी वैल्यूएशन पे पैसा रेस किया जाता है। क्या आपको लगता है ओपन एआई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है? अगर हम एलॉन मस्क की बात करके चले तो वो डॉज कॉइन वाला केस जीत गए हैं। बेसिकली एलिगेशन ये था कि डॉज कॉइन से एलॉन मस्क ने बहुत पैसा कमाया। वो ट्वीट करते थे डॉज, इसके चक्कर में डॉज के शेयर्स बढ़ जाते थे। उसके बाद उससे पहले वो खरीद लेते थे, जैसे बढ़ते थे फिर वो अपने शेयर्स बेच देते थे। इस चक्कर में उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, ऐसा एलिगेशन था। अब जो जज ने कहा है कि भाई ये जो ट्वीट किए जाते थे ये एस्पिरेशनल होते थे, पफी होते थे, बट ये कोई फैक्चुअल क्लेम नहीं है। तो इसके चक्कर में कोई सिक्योरिटी फ्रॉड नहीं किया गया। तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि मैनिपुलेशन तो था। अगर कोई उस टाइम पे क्रिप्टो को फॉलो कर रहा था या हमारे चैनल को ही फॉलो कर रहा था, आप बताना क्या आपको लगता है मैनिपुलेशन हुआ था या फिर नहीं हुआ था। बाकी यूएस वाले कुछ करे या ना करे, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्स को बैन कर दिया है। साथ में ये भी कहा गया है कि भाई अगर कोई यूजर वीपीएन लगा के चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर भी बहुत मोटे फाइन लगेंगे। अब कहानी क्या है, एलॉन मस्क को कहा गया था कि भाई ट्विटर के बहुत सारे पोस्ट है, यूजर्स है, उनकी आईडी वाईडी बंद करो, सब कुछ करो, गलत तरीके से इंफॉर्मेशन वगैरह फैला रहे, हेट वेट फैला रहे हैं। एलॉन मस्क ने कहा भाई दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम नहीं हटाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है हम तुमको ही हटा देते हैं। बाकी जैसे एलॉन मस्क बच गए डॉज कॉइन वाले केस के अंदर, इंडिया के अंदर इतनी आसानी से सारी चीजें नहीं होती है। सेबी ने पिछले 3 महीने के अंदर 15,000 कंटेंट साइट्स हटाई है। हम देख रहे हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं। बहुत सारे जहां पे भी कांड होते हैं वहां पर एक्शंस लिए जाते हैं। अब आप ये भी कह सकते हो कि इंडिया के अंदर जुगाड़ बहुत चलता है तो लोग लूप होल्स बहुत ज्यादा ढूंढ लेते हैं, इसलिए सेबी को बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। बाकी मुझे लगता है ये जो एलॉन मस्क वाला सीन है, अगर ये इंडिया में होता ना तो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता। आप कोई कहेगा भाई अंबानी के साथ होता तो नहीं होता, अनिल अंबानी के साथ तो हुआ ना, मुकेश अंबानी के साथ नहीं हुआ, अनिल अंबानी के साथ तो हुआ ना। अगर हम मास्टर कार्ड की बात करके चले तो वो क्रेडिट कार्ड से नंबर्स रिमूव करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई अभी जो टोकनाइजेशन आ गया है, हम पूरा टोकनाइजेशन की तरफ स्विच करेंगे, हम उसी की तरफ पूरा ध्यान देंगे। ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी के लिए भी एक अच्छी चीज है। अगली खबर गोल्डमैन सैक्स की है, तो वो 1800 एम्प्लॉइज को निकाल रहा है। अब इनका कहना है एक रेगुलर प्रैक्टिस है, हम एनुअली रिव्यू प्रोसेस करते हैं, उसके हिसाब से कुछ छटनी करते हैं, कुछ लोगों को हायर करते हैं, कुछ लोगों को निकालते हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो गोल्डमैन सैक्स 2 से 7% एनुअली अपने एम्प्लॉइज को निकालता है। लास्ट ईयर 6% एम्प्लॉइज को निकाला गया था।
गोल्डमैन सैक्स ने अभी रिसेंटली जो यूएस का रिसेशन प्रोबेबिलिटी है उसको भी घटाया था, 25% से 20% पे कर दिया था। और उनका कहना है जो आने वाला जॉब डेटा वाला नंबर होगा अगर वो सही निकल के आता है तो हम 15% भी कर देंगे। बट वॉरेन बफेट कुछ और ही सोच रहे हैं। वॉरेन बफेट को लग रहा है कि भाई बैंक से पैसा निकालो। बैंक ऑफ अमेरिका से उन्होंने $845 मिलियन के शेयर्स फिर से निकाल दिए। ये 28 अगस्त से 30 अगस्त के बीच की बात करके चल रहे हैं। जुलाई से अभी तक बैंक ऑफ अमेरिका के $6 बिलियन के वो शेयर्स ऑफलोड कर चुके हैं। वॉरेन बफेट ने बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर 2011 के अंदर $5 बिलियन के प्रेफर्ड स्टॉक खरीदे थे। और जो अभी के टाइम पे बर्कशायर हैथवे है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर है बैंक ऑफ अमेरिका का। पिछले एक साल के अंदर 21% शेयर भी बढ़ते हुए दिखाई दिए बैंक ऑफ अमेरिका के। बाकी अगर मैं जियो फाइनेंस की बात करके चलूं तो वो भी होम लोन्स में जा रहे हैं। हमने देखा इस हफ्ते एजीएम की बहुत सारी न्यूज थी, हमने टुकड़ों टुकड़ों में डाली है, कभी थोड़ी सी डाली है, फिर थोड़ी सी डाली है, फिर थोड़ी सी डाली है। तो एक और न्यूज है कि भाई जियो फाइनेंस लिमिटेड की जो एनबीएफसी आर्म है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वो होम लोन सर्विस जल्दी ही लॉन्च कर सकती है। अभी बीटा मोड पे है, तो जल्दी ही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज और होम लोन वगैरह जैसी सर्विसेज जल्दी हमको देखने को मिलेगी। साथ में जियो ने ये भी बताया जो उनके नंबर्स है, जो एक्टिव यूजर्स है वो 490 मिलियन तक पहुंच गए हैं। जो जियो के कस्टमर है वो एवरेज 30 GB डेटा पर मंथ यूज करते हैं, मतलब रोज का 1 GB हो गया। अगर नंबर्स की बात करके चले तो जियो दुनिया का 8% ग्लोबल मोबाइल ट्रैफिक हैंडल कर रहा है। तो जो मेजर ग्लोबल ऑपरेटर्स हैं उनसे भी आगे निकल गया है। जियो ने 5G और 6G टेक्नोलॉजी के अंदर 350 पेटेंट्स भी फाइल करे हैं। तो मुझे लग रहा है आने वाला टाइम ना जियो और नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। अगर हम आरबीआई की बात करके चले तो हमने कल ग्रोथ रेट की बात करी थी कि इंडिया की ग्रोथ रेट 6.7% जाती हुई दिखाई दी है अप्रैल से जून क्वार्टर के अंदर, और ये 15 महीने में सबसे लोएस्ट डेटा था। अब इसके ऊपर आरबीआई ने बताया है कि भाई ये ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड से नीचे इसलिए है, बेसिकली प्रोजेक्टेड 7.1% की थी, इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने कम खर्चा किया है कंस्ट्रक्शन वगैरह के ऊपर। भाई पुल शुल गिर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर, खर्चा तो कम करना ही था। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।